बंद कर दो बेटा। सुनो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो सारे सवाल कर लिए थे, कौन से पीक्यू वगैरह वाले, ठीक है। पीक्यू कट जाता तो भी कर लिए थे, नहीं कटता तो भी कर लिए थे, सारे हो गए थे, ठीक है। तुम अपना वीडियो देख लेना, आज अपलोड कर दूंगा 100%, ठीक है। अब सुनो, अब एक टाइप का सवाल मैं करवा रहा हूँ, सिर्फ एक ही सवाल करवाऊंगा। ये सवाल आज मतलब आता ही नहीं है, क्योंकि इस सवाल का आंसर देखते ही हमें पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा। बहुत आसान होता है, करके दिखाना होता है, बिल्कुल हलवा का सवाल। ऐसे ही इसका दूसरा फॉर्मेट होता है, एक जीरो ऑर्डर का सवाल है, एक फर्स्ट ऑर्डर का सवाल। देख लीजिएगा, फिर बाद में लिख लीजिएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे उसने कोई रिएक्शन लिख दी, क्या कह दिया कि प्रेशर ऑफ द गैस गिवन है, इतना टाइम फ्रेम पर गिवन है, और आपको दो वैल्यू दे दी। जैसे लिख दिया टाइम सेकंड में कितना है, सपोज 0, फिर लिख दिया 100, फिर लिख दिया 200, फिर ऐसे 300 लिख दिया और 400 लिख दिया, ऐसे कुछ लिख दिया, कुछ भी। ये सेकंड में चले या मिनट में चले या आर में चले, इससे मुझे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रेशर लिख दिया या कॉन्सेंट्रेशन लिख दी या कुछ भी वैल्यू लिख दें, वॉल्यूम लिख दें या कुछ भी लिख दें, हमें इस बात से भी कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि तुम क्या लिख रहे हो। चाहे मैं प्रेशर लिख दूं, चाहे प्रेशर लिख दिया पास्कल में लिख दिया, एमएमएचजी में लिख दिया, वॉल्यूम लीटर में लिख दिया, एमएल में लिख दिया, कुछ भी लिख दो, हमें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता तुम क्या लिख रहे हो। हमें तो वो वैल्यू से मतलब है कि जो वैल्यू वहां पे लिखी हुई, जो डिजिट्स वहां पे लिखे हैं उससे मतलब है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 पे लिख दिया 4 × 10⁻3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिख दिया 3.5 × 10⁻3, यहाँ लिख दिया 3 × 10⁻3, 2.5 × 10⁻3, और यहाँ लिख दिया 2 × 10⁻3। अब इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर निकालिए, आपसे पूछा गया ऑर्डर, ठीक है। दूसरी बात पूछी गई रेट कांस्टेंट, और तीसरी बात पूछी गई है हाफ लाइफ। ये इतनी बातें पूछी गई, ठीक है। तो चलो देखो, देखिए इस सवाल को देखते ही पता लग जाता है कि इसका ऑर्डर जीरो ऑर्डर है। कैसे? सवाल करने से पहले मालूम है क्यों। जब भी टाइम फ्रेम में के बीच में जो डिफरेंस है वो एक बराबर हो, और जो भी यूनिट दी है, जरूरी नहीं कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, फलाना फलाना कुछ भी दिया हो, जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनका डिफरेंस भी एक बराबर हो, तो 100% जीरो ऑर्डर होता है। इसमें एक पैसे का भी शक नहीं है, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस चल रहा है, दिख रहा है, ऊपर 100 की वैल्यू का डिफरेंस चल रहा है। क्या लिखा है, लीटर लिखा है, एमएल लिखा है, सेकंड लिखा है, मिनट लिखा है, घंटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमें इससे कोई मतलब, डिफरेंस बराबर है, हाँ है ना, दोनों साइड ऊपर नीचे। अगर मान लो यहां पर मैं 1.8 लिख दूं, तो फिर नहीं, लास्ट तक जितनी वैल्यू दी है सब में बराबर कांस्टेंट चलना चाहिए। समझ आ गया? तुरंत समझ लीजिए कि जीरो ऑर्डर का सवाल है, समझ आया। इसीलिए जीरो ऑर्डर ज्यादातर पूछा नहीं जाता, क्योंकि हम उसे देखते जान जाते जीरो है, समझ आया ना। तो जीरो की ये पहचान है। क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, वो अभी ग्राफ पढ़ाएंगे इसी दो सवालों के बाद, तब आपको पता लग जाएगा। तो अब हमें इसको करके तो दिखाना पड़ेगा। तो करते कैसे हैं, आप एक फॉर्मूला समझ लें, आंसर देखिए। एक फॉर्मूला है R2 माइनस में R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, मतलब सेकंड रेट में से पहला रेट घटा दिया, सेकंड टाइम में से पहला टाइम घटा दिया, और चूंकि ये वैल्यू कम होती जा रही है तो माइनस का साइन लगा दिया। बोल बात समझा गई? भाई रेट निकाले ना, रेट अब ये रिएक्टेंट है, इसकी वैल्यू घट रही है, वैल्यू घट रही कि नहीं? घट रही ना। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वैल्यू कम हो रही ना, कम हो रही, इसका मतलब क्या, ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट साइड में कैसा लगता है, नेगेटिव लगता है। अरे 3 दिन से पढ़ा रहा हूं मैं, नेगेटिव लगता है कि नहीं? तो देखो R1 रेट निकालना, ध्यान से सुनिएगा, माइनस लगा दो, ये माइनस किसके लिए आया, रिएक्टेंट के, शाबाश। R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। तो देखो R2 माइनस R1, ठीक है, R2 क्या हो जाएगा, शुरुआत में हमारा ये R1 होगा और ये क्या होगा, R2 होगा, ठीक है ना। अब R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3.5, माइनस तो माइनस में ही रहेगा, 3.5 × 10⁻³ माइनस 4 × 10⁻³ ठीक है, और अपॉन 100 माइनस 0। तो ये हो गया, देखो इस ये छोटी डिजिट है, ये बड़ी डिजिट है, घटेगा तो माइनस में आएगा, फिर वो माइनस माइनस से जुड़ के क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया 0.5 × 10⁻³ समझ गया ना, अपॉन 100, ये काट दिया तो ये हो गया 5। बोलो क्लियर है? माइनस माइनस खत्म कर दिए, अगर ना समझे तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, वो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से R2 निकाल लीजिएगा, तो R2 कितना हो जाएगा, माइनस का R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है भाई। अब देखो जरा इसको समझते हैं, जब ये R1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये R1 था तो वो अगला वाला R2 हो जाता है, ठीक है।
अब फिर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, और ये वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ माइनस 3.5 इंटू 10⁻³ और अपॉन 200 माइनस 100। ठीक है भाई, है ना। माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 से एक काट दो तो ये हो जाएगा 5। ठीक है भाई, तो आपका रेट कितना निकल आया, 5। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, अभी हम और भी निकालेंगे, R3 निकाल लेंगे, फिर R4 निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे ये भी 5 आ रहे हैं। ठीक है ना, आप कर लेना इसको। तो जब वो सब 5 आएंगे तो हम लिख देंगे एज ऑल द रेट्स आर सेम देयरफॉर इट बिलोंग टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, तो ऑर्डर पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 0, क्योंकि रेट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन था रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो R इक्वल टू क्या होता है, K A⁻P होता है। अब P यहाँ पर क्या है, जीरो ऑर्डर, हमने भी निकाला ऑर्डर, तो ऑर्डर की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। हाँ है ना, तो 0 रखेंगे तो समथिंग की वैल्यू 0 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इक्वल टू K, और R की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इक्वल टू K, ये हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था आपका हाफ लाइफ निकाला, ये हो जाएगा A0 अपॉन 2K, और A0 होता है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब जब टाइम की वैल्यू कितनी हो, 0, तो जब टाइम की वैल्यू 0 तो ये 4 इंटू 10⁻³ है, मतलब 4000 के आसपास है, आसपास मतलब इतना ही है, 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 2K, 2 इंटू K की वैल्यू 5, 10, ये कट गया 2। ठीक है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये 400 सेकंड में आंसर आ गया। टाइम सेकंड में चल रहा था इसलिए आंसर सेकंड में आ गया। अभी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नोट करो इसको। ये हो गया सबका, अगला देखते हैं। अब देखो इसी टाइप का एक और सवाल है। ठीक है, जैसे ये जीरो ऑर्डर का है, अब भाई इसमें दो बातें हो सकती है, या तो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो एक बराबर होगा, और या फिर एक बराबर नहीं होगा। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो अगर नहीं होगा तो हम ये तो मान लेंगे कि ये जीरो ऑर्डर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर या वो फर्स्ट को कर रहा होगा या सेकंड को या थर्ड को या किसी को भी कर रहा हो, ये नहीं पता लग सकता जब तक सवाल सॉल्व कर रहा है। क्योंकि हमारे सिलेबस में सेकंड और थर्ड ऑर्डर है नहीं, तो जो जीरो नहीं है वो फर्स्ट है, इसलिए हमें पता हो जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, करने का तरीका बताता हूँ कैसे होगा। सवाल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेंथी है, तो कैसे करेंगे उसको समझें। आपको कोई इक्वेशन दे दी, कुछ बात दे दी है ना, और उसकी वैल्यू लिख दी टाइम की, टाइम लिख दिया ऐसे ही मन से कुछ भी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो मिनट में हो, सेकंड में हो, घंटे में हो, किसी में भी हो टाइम, इससे कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब जैसे मैंने टाइम लिख दिया, सपोज 0 लिख दिया, सवाल दिया गया है, एक लिख दिया 135, एक लिख दिया मैंने 339, एक आपका लिख दिया 689, और एक लिख दिया आपका 1680। ठीक है, 1680। ठीक है, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, मोलरिटी में लिख दिया। ठीक है, समझ गए? कॉन्सेंट्रेशन जानते हो ना, उसको लिख दिया। जैसे लिख दिया 0 पे था 2.08, इसके बाद ये वैल्यू घटनी है तो 1.91, यहाँ पर हो गया 1.67, और यहाँ पर हो गया 1.35, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 0.72। ये इतना हो गया। बोलो बात समझ आ गई? हाँ है ना? ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल दिया। अब इस सवाल को देखते ही हमें पता लग जाता है कि भाई ये जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि इनके बीच के डिफरेंस सेम नहीं चल रहे हैं। तो अब जब जीरो नहीं है तो हम वो फॉर्मूला भी लगाएंगे, कौन सा, R2 - R1 वाला। अब हमें पता है, अब देखो वैसे तो ये सवाल करने का दूसरा तरीका है ना, लेकिन अब हमें मालूम है ये फर्स्ट ही ऑर्डर है, क्योंकि सेकंड तो आएगा नहीं, सिलेबस में है नहीं, तो हम सीधा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? K। आंसर देखें, K इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन, अब मुंह में दही जमा हुआ है क्या, बताओ, T log A0 अपॉन A। तो गोलगप्पा रख के मुंह में क्यों बैठे तो बोला करो। बोलो बात समझ में आ गई? अब आपको इसमें वैल्यू डालनी, वैल्यू देख लीजिए कैसे पड़ेगी। अच्छा, ये K1 निकलेगा पहला, कैसे, देखो यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 2.303 अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है, तो देखो यहां से निकलेगी, कितनी है 135 में से 0 माइनस कर दिया, कितना नहीं, या फिर 135 ले लो, यहां तक तो है नहीं, 135 ले लो। इसमें देखो इनिशियल वैल्यू ये है, और अगर पहले वाले में क्या हो रहा था, ये लेते थे तो ये लेते थे, फिर ये लेंगे तो ये लेंगे, फिर ये लेंगे तो ये लेंगे। अब ये नहीं है, अब आप एक वैल्यू तो ये उठाओगे और यहां से जो भी उठाना है वो वाली उठाओगे। समझ आया ना? हाँ है ना? तो इसमें यहां से हम अगला वाला उठा रहे हैं,
तो आपका टाइम हो गया 135 लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ए नॉट मतलब इनिशियल, तो इनिशियल तो फिक्स ही है, तो ऊपर वैल्यू होगी 2.08 अपॉन फाइनल कितनी है 1.91। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लोगे, मैंने लॉग निकालना सिखाया है, और कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन आप अपना घर पे करिएगा, उसको हो जाएगा ना। लॉग के मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं, अगर आपको नहीं आता तो उसको दोबारा देख ले। 2.303 अपॉन टी K2 के लिए, ये यहां से यहां K1 निकला, अब यहां से यहां ये K2 निकलेगा, ये K1 है, लॉग ए नॉट अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम। अब देखो टाइम जीरो के इसके साथ है, तो 339 लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी है 2.08 और लास्ट वैल्यू 1.67। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये भी आंसर निकल आएगा। बोलो क्लियर, हाँ है ना, ठीक है। इसी तरीके से आप K3 निकाल दीजिएगा, K4 निकाल लीजिएगा और सारे भी निकल आएंगे। अब देखो मेरे पास एक सॉल्व है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको अगर मैं पेपर में इनको सॉल्व करने बैठ गया भाई, पहले तो ये आता ही नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाएगा पेपर में सॉल्व करूंगा तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। अब जब मुझे मालूम है कि ये फर्स्ट ही ऑर्डर है, तो उसका तरीका सिखा रहा हूं। जैसे आपने एक सॉल्व कर लिया, ठीक है, K1 की वैल्यू आ रही है 6.32 इंटू 10 टू द पावर है कितना माइनस का 4। मान लो ये वाला तो मैंने सॉल्व किया, इसका तो एक को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी वाली हमें पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये सभी K1 K2 K3 K4 ये सभी क्या आने चाहिए, नियर अबाउट टू सेम आने चाहिए। समझ में आया ना, क्योंकि 10 की पावर -4 लगी हुई है, इसका मतलब 0.000 में वैल्यू चल रही है, तो हल्का फुल्का डेविएशन चल जाएगा। तो मैं अगले वाले को वैसे लिख दूंगा 3.31 10 की पावर -4 हो गई। समझ में आ गई मेरी बात, हाँ है ना, समझ गया ना। अगर आपके पास बहुत समय है तो सॉल्व कर लो, और क्या। इसी तरीके से हम ये वाला भी निकालेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6.30 इंटू 10 की पावर -4। अगले वाले में K4 निकाला 6.33 इंटू 10 की पावर -4, ऐसे मतलब कुछ भी। तो ये एक तरीका है, जब आप बहुत लेट हो रहे हो, आपके पास समय नहीं है, तो फटाफट ऐसे कर लो। ये K आपके 4 हमारे K निकल के आ गए। अब मैं लिखूंगा वही बात, बिकॉज ऑल द K आर सेम, ठीक है ना, या नियर अबाउट टू सेम, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये सिर्फ तभी करना है जब तुम 12th में पढ़ रहे हो, उसके आगे नहीं करना, क्योंकि हो सकता है 0 ऑर्डर, सॉरी सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, nth ऑर्डर हो, तब फंस जाओगे। अभी हमें पता है 0 और फर्स्ट 2 ही हैं, तो आंसर तो यही आना है, और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या याद है, क्लियर है? यहाँ तक नोट करो पहले बेटा। कौन है वैसे, कौन है? ये सुरीले आवाज बोलने वाला है। तो यहाँ से K की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अभी कोई समस्या तो नहीं है। आप देखो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था एक तो ऑर्डर पूछा गया था, रेट कांस्टेंट पूछा गया था, और बस हाफ लाइफ, वही पुराने 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, ऑर्डर तो हमें पता है क्योंकि K सेम है, तो ऑर्डर कितना है 1, ठीक है ना। अब K कैसे निकलेगा, तो K अब ऐसे निकलेगा कि K1 निकाला है आपने, K2 निकाला है, K3 निकाला है और K4 निकाला है। क्योंकि इन K में थोड़ा थोड़ा अंतर आया है, तो हम इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, और इस तरीके से आपका K निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे आंसर तुम्हारा लगभग 6.31 इंटू 10 टू पावर -4 बन रहा है। अब देख लो 2 पॉइंट ये आगे बढ़ गया, 2 पॉइंट पीछे हट गया, 3 का डिफरेंस है 32 के अराउंड चल जाएगा, या जो कुछ भी। ये तो मैंने ऐसे मन से लिख दिया ना, समझ गए ना। आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना, कैसे किया? अरे यार, इसको इन सबको इन चारों उठा के जोड़ दिया, 4 का भाग लगा दिया, नहीं समझ में आया? ठीक है ना। ज्यादा एक्यूरेट करना है तो इसको 31 कर दो, देखो बराबर आ जाएगा। ये दो, ये इससे कितना 1 पॉइंट आगे, ये इससे 1 पॉइंट पीछे, सब बराबर हो गया, हाँ है ना। ये इसकी उठा के इसको दे दो, सब 31 हो गए। नहीं समझ में आई? ठीक है, तो क्या निकल गया, ऑर्डर निकल गया। हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 0.693 अपॉन के हमें पता ही है, डिवाइड कर लो बेटा बस। 0.693 अपॉन 6.3 इंटू 10 टू पावर -4 सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है। समझ गए ना। देखो भाई, अब मैं तुम्हें 1 मार्क का क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको लगाने हैं, ठीक है। समझिए, मेजोरिटी ऑफ आपके स्कूल में नहीं आ रहा, ये एक अलग मसला होता है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन, आप मेरी बात पर भरोसा मत करो, घर पे जाओ, पिछले साल के 2-3 पेपर खोलो, उनमें देखो कि 1 मार्कर कितने हैं, गिन लो ना। कितनी देर लगे गिनने में? मुश्किल से 2 मिनट, हाँ है ना, 5 मिनट लग जाएंगे, और क्या। गिन लो कि 1 मार्कर कितने आए, पिछले 3 सालों में गिन लो, तो मैं आइडिया लग जाएगा कितना 1 मार्कर है, कितना 2 मार्कर है। समझ गया ना। अब 2 में जैसे 2 पार्ट है, तो उनको फिर 1 ही गिना जाएगा।
3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 3 पार्ट है, तो फिर तो 1 मार्कर हो गए ना। बात समझ में आ गई ना। 5 क्वेश्चन के 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आए और तीनों में 5-5 पार्ट है, तो सब 15 क्वेश्चन तो 1 मार्कर हो गए वहां पे। खेल समझ में आ गया ना। अब आप इसको करें खुद से, मेरे पे भरोसा मत करो, मैं स्पष्ट मना कर रहा हूँ। आप इसको खुद से करें जिससे आपको समझ में आए और जहन में आए कि हाँ यार 1 मार्कर ज्यादा आते हैं तो हमें 1 मार्कर पढ़ना है। बात क्लियर हो रही ना। अगली क्लास में 2-4 बच्चे तो जरूर करके लाएं, ठीक है। और कल मैं आज ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, उनको फिर कर लेना, हटा दूं, ठीक है। देखिए 200 क्वेश्चन अगर मैं आपको भेज देता हूं तो कितने दिन में हो जाएंगे? एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन ले लो। 1 मार्कर होने में कितना टाइम लगता है? 1 मार्क आता अगर चैप्टर आपको तैयार है तो बस पढ़ते जाओ, आंसर दिमाग में चलते जाते हैं। अगर तैयार है, नहीं तैयार है तो ढूंढना ही पड़ेगा, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। एक दिन में अगर 40-50 क्वेश्चन भी लगाओगे तो 5-6 दिन में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 30 क्वेश्चन तो लगाओगे, वो भी नहीं लगाओगे, 30 भी नहीं लगाओगे तो 5 क्यों पढ़ी क्यों रहे हो? बैठ जाओ फिर घर पे। 7 के 21 एक सप्ताह में हो जाएगा। हाँ है ना। एक सप्ताह का टाइम दे रहा हूँ। आज दिन कौन सा है? फ्राइडे है ना। ठीक है, अगले फ्राइडे तक जो अब चैप्टर भेजूं उसको कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ना। अगर पहले मान लो कोई चैप्टर में 150 क्वेश्चन है तो फिर मैं अगले 2 चैप्टर भेज दूंगा, ठीक है। 250 क्वेश्चन के आसपास एक वीक में करने का रखो, ठीक है। इसको हटा लो। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब देखो एक क्वेश्चन ना ग्राफ वाला हो रहा है। ग्राफ वाला क्वेश्चन क्या सबसे सरल क्वेश्चन होता है, 1 मिनट में आंसर आता है। हम 3-4 ग्राफ बना देंगे और आपसे पूछेंगे 0 ऑर्डर कौन है, फर्स्ट ऑर्डर कौन है, सेकंड ऑर्डर कौन है, और यूं आंसर निकला चुटकी में। देखो ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ। देखो जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, यहां ऐसे लाइन खींच दी। ये ग्राफ किसके बीच में है? A0 और T½ के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफ बनाया और लाइन खींची सीधी। किसके बीच में ग्राफ है? A0 और T½ के बीच में। बोलो हाँ है ना, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और ग्राफ बनाया, उसमें ऐसे खींच दिया। ये किसके बीच में है? ये है 1/A0 और T½ के बीच में। इस तरीके से ये ग्राफ बनाया और ये है 1/A0 का स्क्वायर। तब ऊपर नीचे लगा दो यार, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा T½। बोलो ठीक है। आपको बताना है 0 ऑर्डर कौन है, फर्स्ट ऑर्डर कौन है, सेकंड का कौन है, थर्ड का कौन है, या कौन से ऑर्डर का है। तो देखो अगर हम ग्राफ की लाइनें देखें तो हमें कुछ कद्दू समझ में नहीं आ रहा, बस उस लाइन को छोड़कर सब एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। तो इससे कुछ पता नहीं लगता। तो मैंने तुम्हें एक तरीका सिखाना है, वो समझ लो। एक फॉर्म देखिए, इसमें ग्राफ की लाइन से कुछ पता नहीं चलता, ये किसके बीच का ग्राफ है इस बात से पता लगता है, ठीक है। आप क्या समझे कि T½ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/A0 n-1 के, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से आप सीधा सीधा आंसर निकाल पाएंगे। मैं एक करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें। सपोज n की वैल्यू में 0 रखता हूं, ध्यान से देखना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। T½ डायरेक्टली टू 1/A0 0-1, ठीक है। इफ n = 0, अगर n की वैल्यू कितनी है? 0 0-1 तो क्या आया? -1 आए ना। अब ये -1 a की पावर -1 ऊपर क्या हो गया? सीधा हो गया, +1 हो गया ना। तो T½ डायरेक्टली हो गया किसके? A0। बोलो आए ना। अब ऐसा ग्राफ कहां है? देखो ये तो है नहीं, है क्या? ये तो 1/, है, ये भी 1/, है। एक तो यहां है और एक यहां है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली का मतलब है अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। अब इसमें देखो A0 तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा कि नहीं? हाँ है ना। T½ बढ़ रहा क्या? नहीं, तो कांस्टेंट ही जा रहा ना। अरे यार यहाँ पर T½ की वैल्यू कितनी? इतनी। यहाँ पर भी तो उतनी है, सब जगह उतनी है, तो T½ कांस्टेंट है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। और ये दोनों है डायरेक्टली। सूर्यांश अभी 2 मिनट में आ रहा। ये दोनों कैसे है? डायरेक्टली। और इसमें A0 के बढ़ने पर, देखो A0 के बढ़ने पर ये वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो ये है हमारा 0 ऑर्डर। बोलो इतनी बात क्लियर है? पहले इसको नोट कर लो बेटा। देखो ये वाला हो गया। अगर मैं अब यहाँ पर वैल्यू 0 की जगह डाल दूं 1, तो 1 डाल 1 - 1 0 लिखूंगा तो समथिंग की वैल्यू 0, समथिंग की पावर 0 = 1, मतलब ये कांस्टेंट हो गया।
तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही n की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूंगा तो 2 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 1, तो 1/a0, हाँ है ना, ये आएगा। ऐसा कहां से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। इसी तरीके से 3 डालोगे 3 - 1 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई, है ना। तो बहुत ही आसान होता है। इसी तरीके का एक सवाल और भी होता है, वो किसी और पैरामीटर्स को होता है, सवाल उसी एक ही स्टाइल का है, तो नोट करें। इसको कर लिया? यस सर। ठीक है, उसको लिख देता हूं। ये रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फाइंड करने का वही सेम तरीका है, एक फॉर्मूला है उसके साथ लिख देंगे। देखो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला क्या है, R = टू a⁻n - 1, सॉरी n - 1 नहीं लगेगा, n लगेगा, a⁻n। ठीक है, तो अब देखो ऊपर सभी, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 1 कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये कैसा है 0। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो R = a बेसिकली क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाएगा फर्स्ट। 2 रख दूंगा, अरे स्क्वायर नहीं लगा, 2 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा सेकंड। 3 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई सभी को। नोट करें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी। अब यहाँ तक आ गए सबको? आज हम लोग 2 बातें और अभी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी, ठीक है, और कल वाला वीडियो आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी क्या होता है, कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, थियोरेटिकल है, बिल्कुल आसान सा, ग्राफ के बेस पर इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल आसान, छोटा बच्चा भी कर ले। कोई रिएक्शन हुई, ए ने बी से अटैक, आपस में कॉलिजन हुआ और कंपाउंड बन गया। कभी कभी कंपाउंड बनता है और कभी कभी कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, तो इसके कुछ पैरामीटर सेट किए गए। तो इन्होंने कहा कि इसमें 2 बैरियर होते हैं, एक होता है एनर्जी बैरियर और एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है ना, ओरिएंटेशन बैरियर बहुत आसान होता है। उसका मतलब समझो कि मान लो यहां पर जो कंपाउंड है उसका शेप है इस तरीके का, और इसमें जो फिट होने वाला है उसका शेप है इस तरीके का। अब ये इसमें फिट तो होना चाह रहा है, ठीक है ना, और हो भी जाएगा, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन जब 2 टेस्ट ट्यूब में 2 चीजें मिलाई गई तो क्या ये इसके बिल्कुल सामने होगा, इसकी कोई गारंटी है? वो तो कहीं पे भी हो सकता है भाई, इतना बड़ा डिग्री, उस डिग्री में बिल्कुल एक्यूरेट सामने होना, इसके चांस क्या है, बहुत ही कम है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हल्का सा ये ऊपर आके कोलाइड कर जाए और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि टक्कर यहां हो जाएगी। हाँ है ना, ये समझ गए ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ उतने ही कंपाउंड सही से प्रोडक्ट बनाएंगे जिनका कॉलिजन 100% परफेक्ट होगा। समझ में आया? अब इस बात की थोड़ी गहराई को समझो। एक रिएक्शन माइक्रोसेकंड से लेकर नैनो सेकंड तक में हो जाती है, और इतने में सारे कॉलिजन बिल्कुल परफेक्ट हो चुके। इसका मतलब क्या है कि कितना ज्यादा कॉलिजन रहा होगा, जैसे मान लो 10 लाख कॉलिजन हुए, उसमें से 1 परफेक्ट हो रहा है, तो सोचो स्पीड कितनी ज्यादा होगी कि फिर भी वो माइक्रोसेकंड में खत्म हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूं? तो बहुत ज्यादा अमाउंट होती है कॉलिजन्स की, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं होती कितनी हो रही है, बहुत ज्यादा, और उसमें कुछ बिल्कुल जरा से परफेक्ट कॉलिजन देते हैं, और जो परफेक्ट कॉलिजन देखें तो उनका तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और जिनके कॉलिजन में ऊपर नीचे हुआ, ठीक है ना, अलाइनमेंट सही नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। तो इस बैरियर को बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। अच्छा, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, तुम्हें जो मन में ऐसा कर लो, नहीं करते रिएक्शन। क्यों नहीं कर रहा रिएक्शन? उनका जी शेप ऐसा है, अब जहां से मन करे वहां से करवा लो, देखें कैसे फिट हो जाएगा, फिट ही नहीं होंगे। समझ गए ना? तो ओरिएंटेशन बैरियर में ये भी समझाता है कि कभी कभी कुछ कंपाउंड रिएक्शन करते ही नहीं है। अब तुम इसे कितना भी हीट दे लो, इसकी ये चोंच है, ऐसा बन जाएगा कि बिल्कुल इसके हिसाब से बन जाएगा? नहीं बनेगा। लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं इसे, जो ताला है उसी की चाबी तो उसमें लगेगी।
हाँ है ना, मोटरसाइकिल की ताली चाबी ले जाओ, साइकिल के ताले मुझोड़े रहो, चल जाएगी तुरंत दोनों। बात समझ आई ना? अब तुम उसे गर्म करो, उसके ऊपर बैठो, हथौड़ा बजा दो, खुद दोनों जाएगा ताला। बात समझ आ रही ना? तो ये होता है ओरिएंटेशन बैरियर। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, अगर ये सेट नहीं हुआ, ठीक है, तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है, ठीक है। एक बैरियर। दूसरा बैरियर होता है एनर्जी बैरियर। अब एनर्जी बैरियर क्या है, इसको समझो ध्यान से। इसमें बनेगा ग्राफ, उस पे लगेगा न्यूमेरिकल, इसलिए ध्यान सुनिएगा। ओरिएंटेशन बैरियर तो बहुत आसान था, उसमें कुछ था नहीं। देखिए, जो मैंने रिएक्टेंट लिया है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। मैं मानता हूं उसकी एनर्जी ये है, ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जो आपने रिएक्टेंट लिया उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। फिर मैंने उसे कुछ एनर्जी दी भी, क्योंकि जब रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी। तो जो एनर्जी उसे मिली, देखो इतनी तो उसके पास थी, तो इसका मतलब इतनी हमने उसको दी। इसे ये एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी मिलने पर वो यहां पर पहुंच गया, यहां बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब टूटता है, पहले तो कॉम्प्लेक्स बना है, अरे ये वैसा है जैसा इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बन जाते बीच में रिएक्शन में, अरे बनवाए तो हजारों बार, वैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब वो जब कॉम्प्लेक्स टूटा, तो टूटने के बाद या तो वो यहां रुक सकता है, यहां मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं, या फिर वो नीचे चला आएगा और यहां रुक गया। और यहां रुकते ही उसने क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। तो ये EP यहां हो गई। बोलो बात समझा दी? अब हमें इसमें 3 बातें समझनी है। क्या? पहला, अगर कोई कंपाउंड को हमने इतनी कम एनर्जी दी है कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच ही ना पाए, कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ आया? अगर कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना पा रहा, जब कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना तो टूटेगा क्या? टूटेगा क्या तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? तो आपको कम से कम इतनी एनर्जी देनी चाहिए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। बनाने के बाद वो अपने आप आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बना देगा। पहली बात समझ आ गई? मैंने 3 बातें बोली, आप सुनिए ध्यान से। पहली बात क्या थी कि कंपाउंड को ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी दो कि वो एटलीस्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है? प्रोडक्ट 2 जगह फॉर्म हो सकता है, या तो यहां पर या यहां पर। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की एनर्जी या तो ER से क्या होगी? ज्यादा होगी, या ER से कम होगी। अब देखो ध्यान से, जैसे इस वाले केस में ये नीचे तक चला आया, मतलब ER ज्यादा है इस वक्त और EP क्या है? कम है। तो ये बात क्या इंडिकेट कर रही है? ध्यान समझो, सारी बातें यही हैं। मान लो ER की वैल्यू 100 है और EP की वैल्यू 50 है। नीचे गया तो 50 है ना? हाँ है ना? तो ER की 100 है और EP की 50 है। इसका मतलब जब मैं मान लो मैं रिएक्टेंट हूं, मेरे पास 100 किलो जूल एनर्जी थी, मैं प्रोडक्ट बना, मेरे पास 50 किलो जूल एनर्जी रह गई। इसका मतलब 50 किलो जूल मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अपने पास से क्या किया? निकाला है, अपने से रिलीज की ना? हाँ है ना? तो मैं कैसा हूं? एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज कर रहा हूं। तो ऐसी रिएक्शनें हमेशा क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है भाई? हाँ या ना? बात समझ आ गई? भाई मेरे पास 100 किलो जूल एनर्जी थी, अब मेरे पास 50 रह गई है, तो 50 कहां गई? मैंने हवा में उसमें छोड़ी ना, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में डाल दी। एटमॉस्फेयर में डाली तो मेरे पास से एनर्जी निकल रही ना, तो क्या हुआ? एग्जिट, एक्सो। क्लियर है ना? अब यही लाइन यहां ना बन के और ये प्रोडक्ट यहां बन गया होता, मतलब इससे ऊपर। भाई 2 ही बात हो सकती, लाइन के ऊपर बनोगे, नीचे बनोगे, बराबर पे तो आनी नहीं, बराबर पे आओगे तो रिएक्टेंट ही बन जाओगे। तो EP अगर यहां बन गया होता, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखो, तो ER की वैल्यू कम है और EP की वैल्यू ज्यादा है। मतलब मैं 100 किलो जूल एनर्जी का रिएक्टेंट था और जब मैं प्रोडक्ट बना तो मेरे पास 300 किलो जूल एनर्जी है, 150 किलो जूल एनर्जी है, कुछ भी है, तो 100 से तो ज्यादा है। इसका मतलब मैंने दूसरे से एनर्जी ली, लाओ मुझे दो, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गई बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे यही ग्राफ हमें क्या बताता है? एंडो और एक्सो के बारे में भी पूरी बात बता देता है। क्या क्लियर है ना? तो मैंने एक बात बताई, क्या? पहली बात बताई थी कि अगर एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो किसी भी स्थिति में रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात क्या बताई? ER की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एक्सो है, और ER की वैल्यू अगर कम हो गई तो एंडो है। पूरा एग्जांपल देकर समझा दिया। तीसरी बात और समझे, और ये टॉपिक की सारी बातें खत्म हो गई। क्या मैंने आपको ये बताया कि जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है।
ये आपको सबको पता है। अब अगर मैं ये पूछ दूं कैसे, तब क्या कहोगे? कैसे बदल देता वो, क्या कर देता है? तो देखो ध्यान से कैसे कर देता है। मैंने इसमें अब देखो ER-EP की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। ये चाहे कहीं भी बन रहा हूं, यहां पे मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। देखिए ये एनर्जी मान लो 500 किलो जूल एनर्जी थी, कितनी थी? 500, ठीक है, कौन सी? एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां से यहां तक इसके पास 200 थी, कितनी थी? 200 ER की पहले से थी। EP की इस वक्त बात नहीं चल रही है, EP की कोई बात नहीं कर रहा हूं, चाहो तो EP को बिल्कुल सीन से हटा दो, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 200 मेरे पास थी, 500 हमने उसे दी, 700 किलो जूल एनर्जी में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा था। कोई समस्या है इसमें? मैंने डाल दिया कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ने इसी ER जो कि 200 उसके पास थी, उसके बाद यहां से यहीं से इसको यहीं से इसकी एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसी पॉइंट पर। अब ये वैल्यू, ये जो नई वैल्यू बनी है, जिसको मैं EA1 नाम देता हूं, ठीक है ना, समझ जाओगे ना यहां से, ठीक है, EA1। अब ये EA1 मान लो 300 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले 700 किलो जूल में काम हो रहा था, वो अब 300 और 200 मतलब 500 किलो जूल में ही हो रहा है। प्रोडक्ट वहीं जाएगा बिल्कुल। तो 200 किलो जूल बचा, अब वो 200 किलो जूल कहां जाएगा? अगली रिएक्शन करवाएगा, हाँ है ना। तो इससे रिएक्शन क्या हो गई? स्पीड अप हो गई, फास्ट हो गई, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे कैटालिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, रिएक्शन को तेज कर देते हैं। और यहीं पर अगर कोई कैटालिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे, तो बढ़ा दे, हमने तो इतनी दी, वैसे किसे चाहिए अब इतनी, अब उतनी हम दे ही नहीं रहे, तो भाई फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वापस लौटो, यहीं प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ऐसे कैटालिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन को खत्म कर देते हैं, खत्म, टर्मिनेट। देखो जिनको नहीं मालूम उनके लिए, कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रमोटर जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, एक होता है पॉइजन नेगेटिव कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को खत्म कर देता है बिल्कुल। तो खत्म करने का तरीका है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कर दो जितनी तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ना प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? और अगर आपका प्रमोटर है, प्रमोटर मतलब बढ़ाने वाला, ठीक है, समझ गया ना। प्रमोटर कैटालिस्ट कैसा है? प्रमोटर है, बढ़ा रहा रिएक्शन की रेट, तेज कर दी रिएक्शन, ठीक है। तो तेज करने का तरीका यही होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो हमारे पास ढेर सारी एनर्जी बचती है, वो दूसरी रिएक्शनों में कंज्यूम हो जाती है, तो स्पीड तेज हो जाती है। समझ में आया? तो 3 पॉइंट मैंने आपको समझाए। पहला शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूं, सुने। पहला, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरा, ER और EP की वैल्यू के बारे में बात की। ER की वैल्यू ज्यादा है, एक्सो होगी, EP की वैल्यू ज्यादा है, एंडो होगी। तीसरी, कैटालिस्ट या तो EA की वैल्यू को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। ज्यादा कर दिया और आप उतनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, कंपाउंड बनेगा ही नहीं, रिएक्शन रुक जाएगी। अगर उसने वैल्यू कम कर दी, रिएक्शन बहुत जल्दी होने लगेगी। तो ये पॉइजन और प्रमोटर वाली बात हो गई। अच्छा, एक शब्द रह गया था, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी EA है और जो ER है, इन दोनों का अगर हम जोड़ के यहां से यहां तक पूरा देखें तो इसे ET बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या टोटल एनर्जी। एनर्जी टोटल ही बोल देते हैं, कुछ लोग थ्रेशोल्ड कुछ जगह लिख देते हैं। थ्रेशोल्ड वैसे लिखना चाहिए, टोटल लिखो तो सही रहता है। समझ में आ गया? टोटल का मतलब रिएक्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को जोड़ दिया क्या है। और थ्रेशोल्ड का मतलब भी वही है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उतनी एनर्जी जितने में वो बाहर आ जाए। बात समझ में आ गई? अभी कोई कंफ्यूजन, दिक्कत? इसको नोट करो बेटा।